हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मोर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और उससे रिलेटेड सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज पहला सेक्शन होने जा रहा है 403। 403 बात करता है आपका क्रिमिनल डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि मतलब आपने किसी की प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मुझे किसी का रोड पे आपका वॉलेट मिलता है, तो उस वॉलेट को मैं क्या करता हूं, अपने पास रख लेता हूं और उसके से पैसे निकाल के उसे यूज कर लेता हूं। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने चोरी नहीं करी, क्योंकि चोरी में तो हमने पढ़ा था कि हम किसी की चीज से उसकी चीज के उसके पोजीशन से अपने पास लेकर आते हैं। यानी कि कोई ये पेन है, कोई ये पेन है और ये पेन मेरे पास है और मेरे ये पास से कोई लेके चला गया, तो ये चोरी है। पर ये पेन मेरे से कहीं गिर गया, ठीक है, कोई आया उठा के ले गया और इसे अपने लिए यूज करने लग गया, तो यहां पर उसने क्या करा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करा। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब यानी कि गमन करा। तो वो चीज हमें पढ़नी है। क्या कह रहा है, whoever dishonestly, डिसऑनेस्टली का मतलब आपका एक का फायदा दूसरे का नुकसान। तो यानी कि मुझे जिसका फोन पाया, ठीक है, मान लीजिए किसी का फोन मुझे पाया, तो मैंने अपना फायदा करा, उसका नुकसान करा। मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट, यानी कि कन्वर्ट कर लिया उसे अपने यूज के लिए, फॉर ऑन यूज और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई चीज अगर आपका अर्थ से चिपकी हुई है तो वो इमूवेबल है, और वो अर्थ से नहीं चिपकी हुई तो वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे ये फैन है, ये फैन जो लगा हुआ है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अभी सीलिंग फैन है और ये आपका उस दीवार के साथ अटैच्ड है, ऊपर सीलिंग के साथ अटैच्ड है। पर जैसे ही मैंने इसे नीचे उतार के रख दिया, ये मूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो कोई भी चीज आपका मूवेबल इमूवेबल हमने थेफ्ट के केसेस में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर ये कि कोई आपकी कोई ऐसी संपत्ति, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपका आपका मूव हो सकती है, जो अर्थ से फास्टेड नहीं है, यानी कि अर्थ से चिपकी हुई नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी अपने ये यूज कर लेता है तो उसे कितने साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी और फाइन भी लग सकता है बहुत। अभी ये आपको हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। A take property belong to Z out of the Z possession in good faith, believing that at the time when he takes it, the property belongs to himself, is not a guilty of theft. But A discovering, जैसे मान लीजिए मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को देता हूं, ठीक है, तो वो भी आपका मिसअप्रोप्रिएशन में आता है। अब आपको एक एग्जांपल से बताते हैं पहले। देखिए, जैसे कि ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के। जैसे कि मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, मुझे ये किसी की प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता ये कौन इसका मालिक है, ठीक है, ये मुझे मिलता है और मैं ये पेन उठा के ले जाता हूं। अब यहां पर क्या हुआ, पहले क्या था, डिफेंडेंट यानी कि डिफेंडेंट या एक्यूज मान लीजिए, ठीक है, एक्यूज एम्बेजल्ड प्रॉपर्टी यानी कि गमन कर लिया, यानी कि अपने यूज के लिए, एंड कन्वर्टेड द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज। यानी कि अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे ये किसी का पर्स मिला, अब मैंने इस पर्स को अपने लिए यूज नहीं करा, मैंने उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अभी तक मैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, जब तक मैं इसे यूज ना कर लूं अपने लिए। यानी कि मान लीजिए अगर इसे मैं अपने लिए यूज कर लेता हूं, इसे उठाया और इसके पैसे वैसे निकाल के मैंने अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो मैं जिम्मेदार हूं। पर उसका यूज नहीं करा मैंने, उस प्रॉपर्टी को जो मैंने लिया उसका यूज नहीं करा और वो बस अपने पास रखा और उसके मालिक को ढूंढ रहा हूं, तो मेरे पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। और क्या लिखा है, द ऑनेस्टली ही डज सो डिसऑनेस्टली, यानी कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान, यानी कि इसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। मेंसरिया क्या होना चाहिए, आपका डिसऑनेस्ट का होना चाहिए। द प्रॉपर्टी इज मूवेबल, ऑब्वियस बात है, जो ये आपका पर्स है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये इसके लिए लगेगा। द मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कंप्लेनेंट, यानी कि ये किसी से बिलोंग होनी चाहिए, इसका कोई मालिक होना चाहिए। जब इसका कोई मालिक नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको हमने पढ़ा दिए फोटो के थ्रू। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल में पहले आप बात करते हैं हम इसका, जैसे कि ए फाइंड्स अ रूपी ऑन द हाई रोड, यानी कि ए को एक रोड पे 1 रुपए का सिक्का मिलता है, नोट मिलता है, उसे नहीं पता होता कि किसका है। ए पिक्स अप द रूपी एंड हियर हैज नॉट द, अब देखिए यहां पर इसने सिर्फ पिक करा है, यानी कि एक मैं रोड पे जा रहा हूं, मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल गया और मैंने देखा, ठीक है, मुझे बस मिला है, मैंने रखा है, मैंने अभी उसका यूज नहीं करा, उससे मैंने कोई चीज खरीदी नहीं, तो अभी तक मैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज नहीं हूं, अभी लाइबल नहीं हूं। क्यों, क्योंकि ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिफाइंड इन दिस सेक्शन, यहां पर अभी इस सेक्शन, तो यहां पर अभी तक मैंने उसका यूज नहीं करा, ठीक है। तो यहां पर क्या करा कि मुझे एक रोड पे 1 रुपए का सिक्का मिला, उसे मैंने यूज नहीं करा, वो सिक्का अभी तक यूज नहीं हुआ, तो तब तक वो मेरे पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, ए फाइंड्स अ लेटर ऑन रोड, एक को एक लेटर मिलता है रोड पर कंटेनिंग अ बैंक नोट, उसमें एक बैंक नोट है, मतलब यानी कि कोई बैंक रिसिप्ट होगी या कुछ बैंक होगा जिससे वो
इन कैश करवा सकता है। फ्रॉम द डायरेक्शन द कंटेंट ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू हुम नॉट बिलोंग्स ही अप्रोप्रिएट द नोट्स ही इज गिल्टी ऑफ। अब देखिए इसने यहाँ पर अप्रोप्रिएट करा, यानी कि जैसे मान लीजिए मुझे एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा हुआ है बैंक नोट मिलता है, ठीक है, उसमें नाम लिखा हुआ है कि ये बैंक नोट जो है वो फलाना ढिमकाना आदमी का है। अब मेरे को पता है कि इसका मालिक कौन है, मैं उसे ना देके उसे अपने पास रख लेता हूं, तो यहां पर हो गया। यानी कि अगर आपको पता है कि उसका मालिक कौन है और तब भी आप उसे वापस नहीं कर रहे, तो आप क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए जिम्मेदार हो। पर जब आपको नहीं पता उसका मालिक कौन नहीं है, कोई नहीं, और उसे आपने बस अपने पास रख लिया, तब तक के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, जब तक आप उसे बेचोगे नहीं। तो यहां पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल्स के बाद बात करते हैं, जैसे कि ए फाइंड्स अ चेक, ए को एक चेक मिलता है पेबल टू द बेयर, he can from the non-consumer person lost the check but the name of the person who's draw the check appears. A is the directed him to person whose favor the check was drawn and A appropriates यानी कि गमन कर देता है, अपने लिए यूज कर लेता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि मुझे एक चेक मिलता है, चेक पे मुझे लिखा हुआ है नाम कि ये जो चेक है वो इस विनय का है या किसी का ऐसे बंदे का चेक है। जैसे मान लीजिए विनय का चेक है, उसमें नाम पे लिखा हुआ है विनय का चेक है, उसका पता ये है, उसके आप जाके देकर आ सकते हो। पर मैं क्या करता हूँ, उसको चेक देकर नहीं आता, मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहां पर मैंने अपने पास रख लिया तो मैं जिम्मेदार हो गया। तो मेरे पे क्या क्या सेक्शन लगेगा, आपका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन लगेगा, ठीक है। गमन कर देना, यानी कि गमन कर देना यानी कि धोखा दे देना, ये चीज का होता है धोखा, यहाँ चीटिंग वाला धोखा नहीं है, ठीक है। ए सीज दैट ड्रॉप हिज पर्स विद मनी इन इट, ए पिक्स अप द पर्स विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू जेड बट आफ्टरवर्ड्स अप्रोप्रिएट इट एज ऑन यूज। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं देखता हूँ किसी का पर्स गिरा हुआ है, ठीक है। अब किसी का पर्स गिरा है, मैंने उसे उठाया कि चल मैं उसे वापस दे दूंगा, पर मैंने क्या करा, उसे वापस नहीं करा। यहाँ पर क्या लिखा है कि बट आफ्टरवर्ड्स एप्रोप्रिएट इज ऑन यूज, वो अपने लिए कर देता है। उस पर्स में 5,000 रुपए पड़े थे, 5,000 का मैं अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आया, तो क्या मैं जिम्मेदार हूं? आंसर इज यस। अब मैं जिम्मेदार हूं, क्यों? क्योंकि मैंने नियत से तो उठाया था कि चल मैं वापस कर दूंगा, पर मेरी नियत बदल गई और उसे मैंने अपने लिए यूज कर लिया, तो यहां मेरी नियत खराब हो गई है, ठीक है। ए फाइंड अ पर्स, ए को एक पर्स मिलता है विद मनी, उसके अंदर मनी होती है, उसे नहीं पता था, नॉट नोइंग, उसे नहीं पता ये पर्स किसका है। ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड दैट इट इज बिलोंग टू जेड एंड एप्रोप्रिएट इज ऑन यूज ए। अब देखिए यहां पर मुझे एक पर्स मिला, बाद में कुछ टाइम बाद मुझे पता चल गया इस पर्स का मालिक कोई और है, ठीक है। पर मैं उस पर्स को उसे वापस नहीं करता, उसे अपने पास तब भी रख रखता हूं, ये भी जानते हुए कि मेरे उसका मालिक ये है और वो मेरा पड़ोसी है चाहे कोई भी है, मैं तब भी अपने पास रखता हूं, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा। जैसे हमने देखा होगा जोमेटो वाले आते हैं, जोमेटो वाले आए और उनका पिज्जा आया मेरे पास, ठीक है, और वो मेरे नाम पे नहीं आया था, वो किसी और के नाम पे आया था, मैं उसे खा लेता हूँ और उसकी पेमेंट जो उसने करी थी, अब यहाँ पर जो पिज्जा है मैंने ही खा लिया, ठीक है। मुझे पता है मुझे यहाँ पर कि वो मेरे नाम नहीं उसके नाम है, तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार होऊंगा। तो मेरे पे क्या लगेगा? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग, ए को एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है, नॉट नोइंग, नहीं पता यहाँ पर whom it belong, किसके लिए बिलोंग करती है, यानी कि ए को एक रिंग मिलती है, उसे नहीं पता ये रिंग किसकी है। ए सेल इट इमीडिएटली, अब यहां पर इसने बेच दी, ठीक है, ए ने ये रिंग बेच दी विदाउट अटेम्प्टिंग, बिना जाने कि इसका मालिक कौन है, टू डिस्कवर ऑनर, कौन है इसका ऑनर नहीं पता, ए इज अ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अंडर दिस सेक्शन, तो उस पर ये वाला सेक्शन लगेगा, ठीक है। ये एग्जांपल आपको समझा दिया। अब देखिए जैसे इसके कुछ और सेक्शंस है जो बात करते हैं। 404 क्या कहता है? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ डिसीज पर्सन, डिसीज का मतलब मरे हुए व्यक्ति से। जैसे इस फोटो में देखिए ये आदमी मर चुका है, अब इसके पास ये जो ज्वेलरी है, ठीक है, ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसकी लास्ट से ये प्रॉपर्टी निकाल लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा? 404 का सेक्शन लगेगा, ठीक है। तो कितने साल की सजा होगी? मुझे 3 साल तक की सजा होगी और मेरे पे फाइन भी लगेगा। मरे हुए व्यक्ति से अगर आप कोई सामान निकालते हो, ठीक है, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसका कोई सामान निकालते हो, अंगूठी, पेन, चैन, ये वो, या कोई मरने वाला है या मर चुका है या प्रोसेस में है या मर चुका है, तो उनके से आप कोई चीज उसकी निकालते हो मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये वाला सेक्शन लगता है। बट इसमें भी एक चीज है कि अगर कोई डिसीज पर्सन से उसका एम्प्लॉय निकालता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक मालिक है, मेरे मालिक के जेब में से मैं प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं और वो मरने वाला है या मर चुका है, तो मेरे पे सेक्शन डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगी? मेरे को सजा कितनी होगी? 7 साल की सजा होगी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझिए, ये मेरा मालिक था, ठीक है, ये मेरे मास्टर थे और मैं इनका सर्वेंट था, ठीक है। तो अभी तो मैं नॉर्मल आदमी की तरह निकालूंगा तो 3 साल की सजा, ठीक है, मरे हुए व्यक्ति से निकाल। बट अगर एक सर्वेंट मरे हुए मालिक के प्रॉपर्टी निकालता है तो उसे कितने साल की सजा होगी? 7 साल की सजा होगी। सजा बढ़ गई और फाइन भी लगेगा मालिक से, या कोई ऐसे क्लर्क हूं मैं किसी का, तो भी। अब बात करते हैं, आपका अलग टॉपिक है
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपको समझाने से पहले मैं बताता हूं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि शादियां होती हैं, शादी में क्या करते हैं, जो लेडीज होती है वो अपना सामान लेकर आती है, एसी फ्रिज जो भी सब चीजें लाती हैं, गहने लाती है, सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है, सारी चीजें लेकर आती हैं। अब वो अपने पास वो हमेशा अपने कोई जो लॉयर्स हैं वो ये जानते होंगे, वो 406 का सेक्शन जरूर लगवाती है कि इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी सास पति या किसी को दी थी, अब उनके पास इस चीज का कब्जा है और वो इन चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पर फर्क क्या है, देखिए थेफ्ट में क्या होता है कि थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्यूज जो है वो इसकी प्रॉपर्टी इसकी पोजेशन में से निकाल लेता है, मालिक के पोजेशन से निकालता है। पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में और आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, इन दोनों में ये जो प्रॉपर्टी आती है ये इनके पास अपने आप आती है, ठीक है, ये निकालते नहीं है। यहां पर तो कोई भी चीज मिल गई, ठीक है, और यहां पर क्या है, जो कंप्लेनेंट है वो अपनी चीज खुद देता है इन्हें। अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, पहले पढ़ाते हैं क्या है, ठीक है। हूएवर कोई भी, whoever being any man of interested यानी कि ट्रस्ट करके अपनी ट्रस्ट से वो प्रॉपर्टी दे रहा है, विद प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनेंट ओवर इट यानी कि उस प्रॉपर्टी पे जिसका कब्जा है, ठीक है। जैसे यहां पर whoever का मतलब है ए, यानी कि ए अपनी प्रॉपर्टी देता है किसी को, ठीक है, डिसऑनर मिस और कन्वर्ट हिज ऑन यूज, अपने लिए यूज कर लेता है, क्योंकि मिस एप्रोप्रिएशन में भी हमने कन्वर्ट और ऑन यूज पढ़ा था, ठीक है। यहां पर क्या है कि जो कंप्लेनेंट है वो प्रॉपर्टी खुद दे रहा है, ठीक है, यहां पर उससे गिरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पे कोई दोस्त आता है, यार अपनी बाइक दे दे यार, मैं कहता हूं चल जा मेरी बाइक ले ले, अब मैं उसे कह रहा हूं भाई मेरी वो बाइक दे दे वापस, वो कह रहा है नहीं दे रहा मैं तेरे को, तो ये वाला सेक्शन लगेगा, ठीक है। मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरा के भूल गया तो वो वाला सेक्शन लगेगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वाला सेक्शन लगेगा, ये फर्क है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड कंपनियां आपका काटती रहती है, जैसे मान लीजिए मेरी 50,000 सैलरी है, 50,000 में से 5,000 मेरा हर महीने का काट लेते हैं, वो कहते हैं कि पीएफ आपका जमा होता जा रहा है। मैं भी कहता हूँ ठीक है, एक दिन जब मेरा पीएफ का टाइम खत्म हुआ या मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा पीएफ का पैसा, तो वो कहते हैं नहीं दे रहे हम आपका, और पता चला कि वो पैसा जो मेरा काट भी रहे थे वो पीएफ में जमा नहीं हो रहा था, तो उनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, उनके ऊपर 405 में वो लाइबल होंगे, और 40 सेक्शन में पनिशमेंट दे रखी है। यानी कि प्रोविडेंट फंड में अगर आपका पैसा कट भी रहा है और मालिक आपका पैसा आपके प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं करवा के दे रहा, ठीक है, और बस आपको स्लिप देता जा रहा है, तो फॉर्जरी का सेक्शन और चीटिंग का सेक्शन तो अलग लगेगा, साथ में आप पे उस मालिक पे 406 का सेक्शन भी लगेगा, ठीक है। जब ये चीज बात करता है, अब इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे इस इमेज से देखिए, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। जैसे कि इसे शादी वाले एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक लेडी की शादी होती है, जैसे मान लीजिए ये लेडी है तुलसी, जो आता था बहुत पुराना सीरियल था, ठीक है, ये अपने शादी के टाइम पे इतने सारे गहने पहनकर आई है, ठीक है, ये इसकी सास है, ठीक है, ये तुलसी की क्या है, सिस्टर मदर इन लॉ है, ठीक है। अब क्या है, इस एग्जांपल से समझते हैं, इसने अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, तुलसी ने एज ए डॉटर इन लॉ ने अपनी प्रॉपर्टी मदर इन लॉ को दे दी, ठीक है, और भरोसे दिए, इसने कहा ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे, ये तेरे जो गहने हैं ना सारे मुझे दे दे, अब ये अपने गहने से वापस मांग रही है, तो क्या सेक्शन लगेगा ये, अब देखते हैं। पहले द अक्यूज्ड कौन है यहाँ पर, ये बा, ठीक है, मस्ट बी इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विद द डोमेन ओवर इट, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या, ये जो गहने थे, ठीक है, जो इसके ये गहने थे ये इसको दे रही है इंटरेस्ट करके, इंटरेस्ट का मतलब विश्वास में, यानी कि इसने इससे ये जो प्रॉपर्टियां ली, ये जो गहने वाले लिए, ये इंटरेस्ट करके लिए, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब है यानी कि भरोसे से लिए कि आप मुझे दे दो मैं संभाल के रखूंगी, ठीक है। और अब इस बा के पास उस प्रॉपर्टी का, ये वाली जो प्रॉपर्टियां थी इस पे इसका कंट्रोल आ गया, डोमिनेंस आ गया, यानी कि पूरा कंट्रोल आ गया ओवर इट, किस पे, ओवर इट का मतलब यानी कि इस प्रॉपर्टी पे। द पर्सन ऑल्सो इंटरेस्टेड मस्ट हैव यूज द प्रॉपर्टी यूज, अब यानी कि ये अब बा जो है इसे अपने लिए यूज कर रही है, खुद पहन के घूम रही है या अपने काम के लिए रख रही है या किसी को इसे बेच के इंटरेस्ट कमा रही है, तो ये अपने लिए यूज कर रही है इन शॉर्ट, ठीक है। द अक्यूज्ड कौन, बा, मस्ट बी डिसऑनेस्टली क्यों, क्योंकि एक का फायदा दूसरे का नुकसान, अब जो बा है वो इसका फायदा इसका नुकसान करना चाह रही है, ठीक है, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है एक का फायदा दूसरे का नुकसान, तो ये रॉन्गफुली गेन कर रही है और ये रॉन्गफुली लॉस कर रही है इसका, ठीक है। यूज ऑफ डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी विलफुली सफर एनी अदर पर्सन, और ये जानबूझ के कर रही है, बा जो है वो जानबूझ के ये चीज कर रही है। ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग मॉड इन द सच वे इंटरेस्टेड इज डिस्चार्ज ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, बा ने तुलसी से ये कह के लिया था कि मैं तेरे से, तू अपनी प्रॉपर्टी मुझे, ये जो गहने मुझे दे दे, मैं संभाल के रखूंगी, ड्रॉर में रख दूंगी, तो तुलसी ने भी अपनी प्रॉपर्टी दे दी, कहा कि ठीक है बाहर रख लो, आप पे भरोसा है, ठीक है। अब बाहर से उसने कुछ टाइम बाद मांगा और बाहर ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने कहीं दे दी, या इन प्रॉपर्टी से तो मैं पैसा कमा रही हूँ,
ये तो मैंने गिरवी कर दिया, या तो मैं नहीं दे रही, मना कर दिया, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? चोरी का सेक्शन लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो तुलसी ने खुद बा को दी है, ठीक है, और इनके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था। लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि बोल के लिया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका बोल के लिखकर भी हो सकता है, ठीक है, बोल के कहा था कि आप ये प्रॉपर्टी ले लो। तो यहां पर बात जो होगी वो आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए होगी। जैसे मेरा दोस्त है, मेरे से प्रॉपर्टी ले गया, मेरी बाइक ले गया और कहा कि इस बाइक को भाई मुझे दे दे, मैंने दे दी प्रॉपर्टी अपनी, मतलब मूवेबल बाइक दे दी उसे, कहा ये रख ले मेरे पास, ठीक है, मैंने कुछ टाइम बाद वापस मांगी, वो चलाता जा रहा है, उसे किराए पे चढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे रेंट कमा रहा है, रैपिडो में चला रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, उसने वापस नहीं कर रहा, ठीक है, तो एक तो मैंने उसे ट्रस्ट करके दी, हमारा दोनों का क्या हुआ था, ट्रस्ट करके थी, उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन करे अपना फायदा और मेरा नुकसान करने के इंटेंशन से, तो यहां पर उस पर आपका 405 में वो लाइबल होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं क्या है। अब देखिए जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ए बीइंग अ एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब यानी कि जो कोर्ट का बंदा होता है, जो आपका प्रॉपर्टी आपको दिलवाता है, और टू द विल ऑफ डिसीज पर्सन, एक विल थी, यानी कि ये विल है, ठीक है, एक डिसीज पर्सन मतलब मेरे व्यक्ति की विल है, ठीक है। एग्जीक्यूटर मतलब जो इसको तामील में लाएगा, ऑर्डर को तामील में लाएगा, जो इसे एग्जीक्यूट करवाए। डिसऑनेस्ट डिसओबे द लॉ व्हिच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ही अप्रोप्रिएट्स हिज ओन यूज। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने कई मूवीज में देखा होगा, ये एक एग्जीक्यूटर है, ठीक है, इस एग्जीक्यूटर का नाम मान लेते हैं हम विनय, ठीक है, विनय ये एक एग्जीक्यूटर है, ठीक है, और ये मेरी विल है, यानी कि दिशांक की विल है, ठीक है, मैं मर चुका हूं। अब ये मेरे ए बी सी और डी, ठीक है, इन चारों के बीच में प्रॉपर्टी बांटनी थी। अब ये इन चारों में प्रॉपर्टी नहीं बांटता, ठीक है, इस विल के अकॉर्डिंग मैं लिखकर गया था कि मेरे मरते हुए मेरे 4 बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बढ़ जाए, पर विनय जो है वो मेरी प्रॉपर्टी को बांटता नहीं है, किसी और में नहीं बांटता, या इसको देता है, या इसको इसको नहीं देता, इसको देता, इसको नहीं देता, या खुद ही अपने पास रख लेता है। तो उसने चीटिंग तो करी है, चीटिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या हुआ है, ठीक है, या कागज उसने फौज बनाए हैं तो फॉर्जरी भी करी है, बट यहां पर उसने मिस अप्रोप्रिएट भी करा, सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी करा है, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, ठीक है, तो ये सेक्शन भी उसपे लगेगा। ए रिजाइडिंग इन कलकत्ता, ए रिजाइडिंग इन कलकत्ता is an agent of Z at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z, यानी कि A and Z है, ठीक है, that all the sums remitted by Z A to all A to A shall be invested by A according to Z direction. Z remits a lakh of rupees. सिंपल सी बात है, जैसे A and B है, वो मेरा एजेंट है, ठीक है, मैंने ए को बी अपने एजेंट को बोला कि आप ये मेरी प्रॉपर्टी उसे दे देना, वो नहीं देता, तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन लगेगा, उस पर ये वाला सेक्शन लगेगा, क्योंकि इसने यहां पर मेरा भरोसा तोड़ा है, ठीक है। अब इसकी जो पनिशमेंट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो पनिशमेंट है, वो आपका 406 में दे रखी है, ठीक है, कितने साल की सजा? 3 साल तक की सजा, और विथ फाइन और बहुत दोनों चीजें साथ लग सकती हैं। अब देखिए कुछ और सेक्शन है इससे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। अब जैसे देखिए आप कुछ मूवर्स होते हैं, आपको मान लीजिए एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह अपना घर शिफ्ट करना है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है, मतलब अपना जो सामान है, वो एक मूवर्स को दे देता हूँ। पैकेजेस एंड मूवर्स जो होते हैं, जो मेरा सामान आएंगे, उठा के लेके चले जाएंगे और पैक करके ले जाएंगे। अब वो मेरा सामान वापस नहीं दे रहे हैं, तो उनपे कौन सा सेक्शन लगेगा? चोरी का सेक्शन लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर्टी उन्हें खुद दी है इंटरेस्ट करके कि भाई दे देगा मेरा सामान, हाँ दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे रिटर्न में हो चाहे बोल कर लियो। अगर उन्होंने मेरा सामान नहीं दिया तो उनपे कौन सा सेक्शन लगेगा? 407 का सेक्शन लगेगा। जैसे ये देखिए, ये एक मूवर्स पैकर्स वाले भैया है, वो मेरा सामान पैक कर रहे हैं, ठीक है, अब ये सामान जाना है दिल्ली से कलकत्ता, ठीक है, मैं कलकत्ता शिफ्ट हो रहा हूं। अब ये क्या करते हैं, मेरा जो सामान है बीच में देते नहीं है, या वापस नहीं कर रहे, या लेट कर रहे हैं, तो इनपे कौन सा सेक्शन लगेगा? 407 का सेक्शन लगेगा। क्या कहता है? हुएवर मतलब ये मूवर्स एंड पैकर्स वाले, बीइंग इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट करके ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं एज ए कैरियर, वॉरफेयर या फॉर कीपर्स, या कमिट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी पनिश विद द ईदर डिस्क्रिप्शन 7 साल। तो इन्हें मूवर्स एंड पैकर्स को कितने साल की सजा होगी? 7 साल तक की सजा होगी, और फाइन भी लगेगा। एंड लिखा हुआ तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा, लगाना ही पड़ेगा जज साहब को। और जैसे एक और चीज को समझिए, जैसे अमेजोन होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये अपना सामान कहीं दूर दूर से मंगवा रहे होते हैं। जैसे मेरे कल एक प्रोडक्ट आया था, तो वो आपका पंजाब से आया था, तो ये पंजाब से क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं आता, ये कहीं जगह जगह रखा जाता है, वेयर हाउसेस बने होते हैं। मान लीजिए एक वेयर हाउस था, अमेजोन एक वेयर हाउस रेंट करता है और उनके पास रखवा देता है, वो वेयर हाउस वाला उनको सामान नहीं दे रहा, तो क्या सेक्शन लगेगा उनपे भी? 407, वेयर हाउस वाले पे, जो उसका मालिक होगा, वो कह रहा नहीं दे रहा मैं तुम्हारा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी है
वो कैसे हुई है आपकी, सिंपल एक तरीके से हुई है, यहां पर मालिक ने खुद दी है और ट्रस्ट करके दी है, किसी ने आपने किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी दी, ट्रस्ट करके दी, ठीक है। जैसे अब मैं अपना कोट जो है वो ड्राई क्लीन के लिए देकर आ जाता हूं ड्राई क्लीनर के यहाँ, अब वापस वो मेरा वापस नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं नहीं दे रहा तेरा, ठीक है, मैंने पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, वो कह रहा मैं नहीं दे रहा तेरा, तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, उस पर आपका 406 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 407 की बात है कि आपका कोई वेयर हाउस वाले या मूवर्स एंड पैकर्स वाले आपके साथ ऐसे करते हैं तो उनपे ये वाला सेक्शन लगता है। अब बात करते हैं 408 की। 408 ये कहता है कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, यानी कि अगर किसी ने, जैसे मान लीजिए मैं किसी का नौकर हूं, आपने देखा होगा जो ये डायमंड मर्चेंट्स होते हैं या ऐसे होते हैं, वो अपने सामान देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे मालिक है वो डायमंड का काम करते हैं, अब वो क्या करते हैं, मेरे हाथ में 10 लाख के हीरे देके कहते हैं कि कलकत्ता के एक आदमी को दिया, मैं उनसे 10 लाख के हीरे लेता हूं और देने जा रहा होता हूं, पर रास्ते में क्या करता हूं, मैं उसे अपने पास रख लेता हूं और कहता हूं अपने मालिक को फोन करके, मालिक साहब वो मेरे से किसी ने छीन लिए, पर हालांकि मेरे से किसी ने छीने नहीं होते, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, झूठ बोला है, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की डिलीवरी हुई है वो मालिक ने मुझे खुद दी, तो चोरी का तो सेक्शन बनता ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन लगेगा, उसके ऊपर 408 लगेगा। जैसे इस केस में हुआ था, एक एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयर होता है जब YER लगा होता है तो यानी कि मालिक, और एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकर, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात समझे, बुक्ड, उसके ऊपर एक हुआ था ड्यूपिंग द ज्वेलरी ऑफ द गोल्ड, यानी कि धोखाधड़ी करी थी उसने ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स की। जैसे यहाँ पर देखिए एक गुरनीम सिंह जो थे वो एक ऑनर थे पैसिफिक डायमंड की कंपनी के नाम से, ठीक है, जो यहाँ इनकी जगह थी, उन्होंने 108 ग्राम का गोल्ड दिया था अपने नौकर को दिया था, ठीक है, एम्प्लॉय को दिया था जिसका नाम सिद्धार्थ था, और ही सेड आफ्टर सम टाइम, उसने कुछ टाइम बाद, यानी कि नौकर ने कुछ टाइम बाद बोला, ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द सस्पेक्टेड क्लेमिंग दैट द समबडी हैड टॉर्न हिज शर्ट एंड स्टोलन, यानी कि उसने बोला किसी ने मेरी जेब फाड़ के मालिक मेरा सामान निकाल लिया, अब उसने क्या करा, उस पर ये केस लगा दिया। अब हालांकि मैटर जो है वो सब जुडाइज है कि वो होगा या नहीं होगा, चोरी हुई या नहीं है, अगर वो पाया गया कि उसकी चाहे काट के किसी ने निकाल लिया तो उस पर कोई सेक्शन नहीं लगेगा, पर अगर उसका नौकर झूठ बोल रहा है और उसके पास वो प्रॉपर्टी पाई गई और वो अपने लिए यूज कर रहा है या उसे बेच के आ चुका है तो 411 का सेक्शन और आपका 408 भी लगेगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई मालिक है, जोमेटो वाला है, मान लीजिए मैं किसी को डिलीवरी होम डिलीवरी के लिए बोलता हूँ कि आप मेरा सामान भेज दीजिए, वो खाने का सामान क्या करता है, खुद खाने लग जाता है और बाद में कहता हो वो तो सामान आपका गिर गया, ये कर लिया, पर पता चलता है यार वो तो सामान खा गया मेरे, तो क्या अगर वो मेरा नौकर है तो 408 लगेगा, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन आपका ये बात करता है कि अगर कोई आपका नौकर वोकर कोई आपकी चीज का गलत इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि आपका भरोसा तोड़ देता है, तब ये वाला सेक्शन लगता है। अब देखिए 409 क्या कह रहा है, 409 ये कह रहा है कि ये सिंपल सी बात करता है पब्लिक सर्वेंट और बैंकर और मर्चेंट्स के ऊपर, यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स पे भी ये लगता है वाला सेक्शन। ये क्या सेक्शन कहता है, whoever being any manner entrusted with the property, यानी कि ए ने, ठीक है, अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट करके दी किसको, बी को, और ये बी क्या है आपका पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, सरकारी आदमी है, आईएएस है, आईपीएस है, जज साहब है, कोई भी है जो भी आता है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है, या कोई बैंकर है या कोई मर्चेंट है या कोई एजेंट है, एजेंट का मतलब इंश्योरेंस वाले भी होते हैं, ठीक है, विद डोमेन ओवर इट, जिसके पास ये कब्जा है, his capacity public servant in the way of business as a banker, merchant, factor, attorney or agent commit his criminal breach of trust and respect of this property shall be imprisonment of 10 years। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जीपीए होती है, ठीक है, जीपीए से कोई मालिक नहीं बनता, ठीक है, जीपीए जो होता है वो मालिक नहीं होता। मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैं अपने कजन के नाम पे जीपीए कर देता हूँ एक प्रॉपर्टी की कि इस प्रॉपर्टी को तू ही किराए पे चढ़ाएगा, तू ही सब कुछ करेगा। अब वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो यहां पर देखिए वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो चीटिंग तो करी, ठीक है, 468 लगा उसने, अगर डॉक्यूमेंट्स नकली बनाया और अपने आप को मालिक बन के बनाया तो अलग सेक्शन तो लगेंगे, और उसके ऊपर 409 भी लगेगा, क्यों, क्योंकि वो मेरा अटॉर्नी था, अटॉर्नी का मतलब मैंने उसे पावर दे रखी है और उसने उस पावर का गलत इस्तेमाल करा, ठीक है, जैसे कि मैंने इसे पावर दी हुई थी तो इसे किराए पर चढ़ाएगा, वो बेच के चला गया तो कौन सा सेक्शन लगेगा, 409 लगेगा। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो आपका प्रॉपर्टी किसी और की होती है, वो किसी और को बेच देते हैं तो उनपे ये लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी वाला है, एक एजेंट आया मेरे पास, वो कहता है कि मैं आपके 10,000 रुपए आप महीने का दीजिए, मैं आपके ना किस्त जमा करवा दूंगा और आपका इंश्योरेंस बनवा दूंगा, पर वो पता चला कि जो 10,000 रुपए मैं उसे दे रहा था वो बैंक में ना जमा करवा के वो क्या कर रहा था, अपने लिए यूज कर रहा था। तो यहाँ पर क्या करा, मैंने जो 10,000 रुपए दिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी दी और मेरे से वो लेके जा रहा था क्योंकि वो मेरा एजेंट था, ठीक है, या मैं मालिक था उसका, वो भी था, और वो ये प्रॉपर्टी मुझसे लेता जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ए है वो आपका एक मैं हूं, ठीक है, और बी जो है वो एक एजेंट है, वो मेरे से इंश्योरेंस कंपनी पे साइन करवा लेता है,
ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ और मैं इसे 10,000 रुपए हर महीने के देता जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरे बैंक में जमा हो रहे हैं और मेरे को इंश्योरेंस मिल रहा है। पर जब क्लेम लेने का वक्त आया तो मुझे पता चला जी ये कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, तो क्या होगा, उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, एजेंट पे 409 का सेक्शन लगेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।